ऑल राइट गाइस, सो वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी और आज मेरे साथ है विशाल सिंह जी। मैं आपको विशाल जी से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। विशाल जी की स्टेट रैंक 2 है GWSSP में, जो GPSC के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो विशाल जी, बहुत बहुत वेलकम आपका चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने टाइम दिया हम लोगों को। सो यू जी सर। आज विशाल जी से हम लोग को सवाल पूछेंगे। स्टेट रैंक 2 आना कोई मामूली बात नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को देते हैं और उसमें गुजरात में सेकंड रैंक विशाल जी की है। तो विशाल जी से कुछ सवाल पूछते हैं कि भाई किस तरीके से उन्होंने तैयारी की। तो विशाल जी, शुरू करते हैं। आप बताइए कि कैसे आपने रैंक 2 लाया और रैंक 2 ला करके कैसा फील होता है। सर पहले तो थैंक यू कि आपने मुझे मतलब जो जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में इंटरेक्शन का मौका दिया। तो सर अभी जो जीपीएससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है वो GWSSB है, जिसका डिपार्टमेंट का पूरा नाम है गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड। उसके बाद में एक और एग्जाम मैंने निकाला था असिस्टेंट इंजीनियर का, क्लास 2। वो था गुजरात मैरीटाइम बोर्ड GMB, जो कि इसके पहले अगले साल रिजल्ट पब्लिश हुआ था। तो सर इसमें रैंक 2 के लिए तो कोई पढ़ाई नहीं करता है, सब पढ़ाई तो करते हैं कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। उसके बाद जो जितना आपका पेपर अच्छा जाए, इंटरव्यू में जैसा स्कोर हो जाए, उसी से रैंक डिसाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो सर मैंने जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भरा तो क्या देखा कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले सिलेबस को मैंने एनालाइज किया कि कहाँ कहाँ वीक पॉइंट है, कहाँ कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो सिलेबस में सर इंक्लूड होता है 300 मार्क्स का पेपर होता है। 300 मार्क्स के पेपर में 100 मार्क्स रहता है नॉन टेक्निकल के लिए। अब नॉन टेक्निकल में बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड है जो कि वाइड है। कितने वाइड है कि ओशियन जैसे हैं, कितना भी आप पढ़ेंगे आपको कमी लगेगी। और उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जियोग्राफी हो गया, कल्चर हो गया, गुजरात का स्टेट का हिस्ट्री हो गया, ये सब जो टॉपिक्स होते हैं गुजरात स्पेसिफिक स्टेट को लेकर आते हैं। फिर उसका इकोनॉमी हो गया, वो इंडिया का पूछा जाएगा आपको। फिर पॉलिटी हो गया, वो भी इंडिया का पूछा जाएगा। फिर जनरल साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे, एनवायरमेंटल के क्वेश्चन आएंगे, इनोवेशन है जो लेटेस्ट हुए हैं, लेटेस्ट जो भी ट्रेंड चल रहा है मैकेनिकल में जो भी है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। फिर करंट अफेयर्स भी आते हैं इसमें। जैसे कोई भी करंट अफेयर्स हो गया, जैसे अभी ओलंपिक चल रहा है जो कि हॉट टॉपिक है, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक हो गया, स्पोर्ट्स के हो गए, और भी जो कोई मतलब किसी भी बड़ी पर्सनालिटी की कहीं पर कोई पोस्ट पे उनका मतलब वो हुआ हो कि उनका सिलेक्शन हुआ, वो मतलब पूछा जाएगा। दूसरा ये है कि इसमें गुजराती ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर भी आएगा, जो कि 10-10 मार्क्स के रहेंगे। ज्यादा हार्ड तो नहीं होता है, बट अभी नया सिलेबस में इंक्लूड किया गया है जो अब से जैसे प्रिंसिपल क्लास 2 का एग्जाम आने वाला है, उसमें गुजराती ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर सेपरेट किया गया है। इसके पहले गुजराती ग्रामर इंग्लिश ग्रामर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आते थे। उसके बाद में पहले ये था कि पहले आपको आते थे एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन, जो कि रैंडम होते थे, फिक्स नहीं थे कि कितने आएंगे। अब उन्होंने फिक्स कर दिया है कि 100 मार्क्स में से 30% मार्क्स के एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जो कि गुजराती में होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो सब मैंने बताया जितने टॉपिक है करंट अफेयर्स से लेकर, करंट अफेयर्स के भी 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। वो सारे के सारे टॉपिक जो है इस 100 मार्क्स के क्वेश्चन का लैंग्वेज फिक्स गुजराती होगा। जो टेक्निकल पोर्शन होगा उसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से। एक मिलेगा गुजराती और एक मिलेगा इंग्लिश। दोनों आमने सामने पेज पे लिखे रहेंगे। लेकिन गुजराती जो है नॉन टेक्निकल में कंपलसरी है, मतलब जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, उसको गुजराती लिखना पढ़ना आना चाहिए, तो ही वो उस क्वेश्चन को समझ के राइट क्वेश्चन का जवाब दे पाएगा। इसमें जीपीएससी में जो मैंने बाकी पीएससी भी दिया है, मुझे एक्सपीरियंस है, यूपी पीएससी, जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसमें ये फर्क है कि इसमें एक ऑप्शन रहता है, ऑप्शन ई का ओएमआर सीट पे, तो आपको ई भी टिक करना पड़ेगा, जो कि बाद में कुछ फ्रॉड ना हो, कोई आपका ओएमआर में कुछ टिक ना कर दे गलत, अगर आपने उसको ब्लैंक छोड़ दिया। इसीलिए जीपीएससी ने रखा है, जो कि सही चीज है। बस इसमें ये देखने वाली चीज है कि स्टूडेंट की तरफ से आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा उस ईव को ठीक करने में, तो थोड़ा कंपेयर टू अदर पीएससी आपको टेक्निकल पोर्शन में इसमें टाइम कम रहेगा। दूसरा इसका पैटर्न इस टाइप है कि आपको 300 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें 100 होंगे नॉन टेक्निकल और 200 टेक्निकल।
उसके लिए आपको 180 मिनट्स मिलेगा। 180 मिनट्स में जैसे मैंने पहले बताया ऑप्शन ई भी आपको टिक करना रहेगा। तो आपको यानी पूरे 180 जो है सर्कल्स करने हैं, सॉरी आपको 300 सर्कल्स करने हैं 180 मिनट में। तो आपके पास टाइम ऑलरेडी कम है, ये आपने देख लिया कि आपके पास 1 मिनट से भी कम का समय। अब आ जाते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल 200 मार्क्स का होता है। अब 200 मार्क्स पे टेक्निकल में आपके सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। उसमें भी जब कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं लेटेस्ट मैकेनिकल ट्रेंड से। बाकी जो आपके कोर सब्जेक्ट है मैकेनिकल के, एफएम, सॉम, टॉम, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनामिक्स, उसमें एसएससी और एई लेवल दोनों लेवल मिक्स आते हैं। यानी न्यूमेरिकल भी आएंगे आपके बीएड टाइप में, और कहीं कहीं भी एसएससी जेई लेवल आपको वन लाइनर क्वेश्चन जिसे कहते हैं वो भी आपको आएंगे। दोनों क्वेश्चन को मिस किया गया था क्योंकि ज्यादा टाइम कम दिया गया है, तो बैलेंस अप्रोच बनाने के लिए यूपीएससी द्वारा किया जाता है। अब इसमें वही वही क्वेश्चन है कि इसमें नेगेटिव कितना होता है। तो आपको एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा सही पर, और 0.3 नंबर आपके हो जाएंगे रिडक्ट अगर आपने गलत किया। 0.3 जो कि कहीं कहीं 1/3 होता है, तो वो 0.33 होता है। यूपीएससी उसको 0.3 करता है। अब क्वेश्चंस अगर आपके कोई कट हो जाएंगे, यानी कोई क्वेश्चन में एरर होगा, बाद में आपको जीपीएससी जो प्रीलिम्स का प्रिलिमिनरी आंसर की कहते हैं कि ये के वो देगी, आपको कुछ टाइम देगी जिसमें आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के बाद में क्वेश्चन अगर गलत पाया जाता है तो क्वेश्चन को रिमूव कर दिया जाएगा, और आपको इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स सारे कैंडिडेट को दिए जाएंगे। क्योंकि सारे के सारे जो है, तो आपके जो पॉइंट जो 1 नंबर होता है पर क्वेश्चन का, वो कुछ 1.01 1.02 हो जाएगा। क्योंकि वो क्वेश्चन रिडक्ट हो गए हैं, तो आपका पर क्वेश्चन जो इक्विवेलेंट मार्क्स है राइट का, वैलिडिटी का, वो बढ़ जाएगा। उसके बाद में टेक्निकल क्वेश्चन बता दिया। तो इसमें जो मेन पर्पज है वो आपको सिलेबस एनालाइज करना है टेक्निकल पोर्शन का। नॉन टेक्निकल, मेन नॉन टेक्निकल भी है, क्योंकि टेक्निकल में आप कितना नंबर ला लेंगे, मैक्सिमम 160 165, उससे ज्यादा नंबर लाना बहुत प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। टेक्निकल में अगर नॉन टेक्निकल में अगर आपने उतना नंबर नहीं स्कोर किया, तो जीपीएससी का एक रूल है कि वो डीवी के लिए 4 टाइम्स बच्चे को लगभग बुलाती है, 4 से 5 टाइम्स, और इंटरव्यू लेती है 3 टाइम्स, क्योंकि बाकी पीएससी यूपीएससी का भी वही नियम है। तो आप उसमें तो आ जाएंगे, लेकिन इसमें जो बाकी पीएससी जो होता है और यूपीएससी, इसमें ये चीज अलग है कि आपका जो भी 300 में से मार्क्स आएगा, वो 300 मार्क्स में से ये लोग जो है यूपीएससी वाले, वो डिवाइड बाय 6 कर देंगे। यानी मान के चलिए कि आपके 200 नंबर आए हैं 300 में से, टेक्निकल नॉन टेक्निकल मिला के, तो डिवाइड बाई 200 बाई 5, 40 मार्क्स। तो ये लोग आपको 40 मार्क्स अलॉट कर देंगे। सॉरी, 5 में 6 होगा, तो आपको 200/6 होगा। तो 200/6 में आपको जितने मार्क्स बनेंगे वो अलॉट कर देंगे। 5 नहीं 6 होगा। ठीक है। उसके बाद में आपका इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू में ऐसा रहेगा कि आपको 50% वेटेज रिटन टेस्ट का, जैसे मैंने बताया, डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। 300/6 करेंगे तो 50 होगा। यानी आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलेंगे, 50। 50 में से आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो रिटन एग्जाम प्रीलिम्स का उसका मार्क्स आया, और बाकी 50 का आपको इंटरव्यू से आएगा। तो इसमें इंटरव्यू एक बड़ा फैक्टर रहता है। इंटरव्यू में सबसे जो मतलब आप बोल सकते हैं चैलेंजिंग और ट्विस्टिंग बात यह है कि जो मेंबर्स होते हैं और जो 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 मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट्स आते हैं, वो जो मार्क्स देते हैं उसका वेरिएशन का रेंज बहुत बड़ा है। किसी को 15 भी देंगे वो 50 में, और किसी को वो मान के चलिए कि 100 में अगर 15 है, और किसी को वो 60 नंबर की देंगे। तो जो रेशियो है ना, किसी को 20 25, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है आपका रैंक रिलेटेड और सिलेक्शन रिलेटेड भी। अगर आपके रिटर्न में कम है, तो आपको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे बाकी स्टेट में होता है पीएससी में कि आपके रिटर्न, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जो है वो सीधे सीधे जुड़ते हैं, वैसे इसमें नहीं जुड़ेंगे। इंटरव्यू एक मेजर फैक्टर है। इंटरव्यू आपका ऐसा है कि एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड, जैसे हम जानते हैं। तो आपको कोर टेक्निकल प्योर नॉलेज चाहिए कि कोई भी परिस्थिति में आपको कुछ भी टेस्ट बेस्ड या सिनेरियो बेस्ड या टेक्निकल बेसिक कुछ भी क्वेश्चन पूछे, तो आपको उसका टेक्निकल नॉन टेक्निकल आंसर भी आना चाहिए। वो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछते हैं। स्टार्टिंग जनरली नॉन टेक्निकल से ही करते हैं, धीरे धीरे टेक्निकल में स्विच करते हैं, और धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बेसिक से हायर बढ़ाते जाते हैं। अब इसमें जो मैंने तैयारी की थी सर, उसमें ऐसे किया है कि मैंने सिलेबस देखा, सिलेबस को पहले समझा कि टेक्निकल पोर्शन में क्या हम कर सकते हैं। तो टेक्निकल पोर्शन में मेरा टारगेट था कि 50 नंबर तो मतलब आ जाए 100। अगर उससे कम भी आते हैं तो कोई बात नहीं, टारगेट तो मैंने 50 का सेट किया था। और जो टेक्निकल रह गया, नॉन टेक्निकल में 50, और टेक्निकल में आपको जो मैक्सिमम नंबर आपको कवर करना है,
तो आपका टारगेट होना चाहिए 160 से 170 के बीच। उससे नंबर आना नहीं आना डिपेंड करता है कि पेपर सेटर ने पेपर सेट कैसे किया है, क्या डिफिकल्टी लेवल है उसका। लेकिन आपको सेट ऐसे करना है, क्वेश्चन कहीं से भी आए मैं कम से कम उसको अटेंड कर पाऊँ। अगर 50-50 भी है तो क्या मुझे चांस लेना चाहिए, ये आप अपने वहीं बैठ के एग्जामिनेशन में अपने नॉलेज और क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव में डिसाइड कर पाएंगे। अब उसके लिए जो मैंने बुक तो रिफर नहीं की थी, मैंने जो अपने बीटेक में जो नोट्स बनाए थे, मैंने अपने नोट्स से ही पढ़ा था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर मैंने देखे थे कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ये लोग क्या पूछते हैं जीपीएससी वाले। बट ऐसा कोई ट्रेंड मुझे ज्यादा मिला नहीं। वो लोग रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं। सब्जेक्ट के जो मार्क्स के वेटेज है वो भी फ्लक्चुएशन है। कभी किसी सब्जेक्ट से ज्यादा पूछेंगे, कभी कुछ सब्जेक्ट से पूछेंगे नहीं। इसमें एक और नॉन इलेक्ट्रिकल का भी टॉपिक आता है, जैसे इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक आता है। इलेक्ट्रिकल में बेसिक्स पूछते हैं प्रीलिम्स में, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और सेमीकंडक्टर भी पूछते हैं लोग। तो वो जो है अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था जो मैंने निकाला है, उसमें सेमीकंडक्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया। और इससे पहले जो हुआ था जीएमबी में, इसमें सेमीकंडक्टर से इन्होंने 20 से 25 क्वेश्चन पूछ दिए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स के सेमीकंडक्टर होता है, हाफ वे रेक्टिफायर, फुल वे रेक्टिफायर, रिपल फैक्टर, बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं उनसे पूछ दिया था। तो थोड़ा सा एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सेटर थोड़ा जो है वो क्या करेगा आपको पता नहीं, रैंडम रहेगा, तो आपको उस हिसाब तैयारी करना पड़ता है। मैंने जो है अपने नोट से तैयारी किया था। मैंने अपने नोट्स खुद के बनाए हैं, खुद एनालिसिस करके बनाए हैं। तो मैंने उसको रिफर किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये किया था कि उसको मल्टीपल रिविजन किए थे। रिविजन बहुत जरूरी है। और कुछ दिन पहले तो आपको एग्जाम के रिविजन पे ही रिलायबल रहना है। जनरली कि आप कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे तो उससे डिफिकल्टी ये है कि आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होगा और पुराने टॉपिक आप भूल जाएंगे। यानी जिस टॉपिक पे आपकी मास्टरी थी, आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस था, आता था, आप उस टॉपिक को भी गलती करने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। तो जितने टॉपिक आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिए हैं उसको रिवाइज करें। और एग्जाम के जनरल हो सके तो 5 दिन पहले से रिवाइज करें। नॉन टेक्निकल पोर्शन तो आप कम रिवाइज, नॉन टेक पोर्शन जितना आपसे हो सके रिवाइज कीजिए। और उसमें एक्टिव रीजनिंग के फॉर्मूले दीजिए। एक्टिव रीजनिंग जो मैंने बताया, जो पहले आता था फिक्स नहीं था, 15 से 17 मार्क्स का आता था, अब उसको 30 मार्क्स कंपलसरी कर दिया गया है। तो उसका वेटेज बढ़ गया है, तो उसको प्रैक्टिस करें कि वो कैसे निकल रहे हैं, क्या क्या पूछते हैं। क्वेश्चन तो इजी रहते हैं, फॉर्मूला वाले, रीजनिंग वाले, और कहीं कहीं आप लॉजिक से भी आंसर दे सकते हैं, कहीं ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जो है जीपीएससी के एग्जाम में पर्टिकुलर कंपेयर टू अदर एग्जाम जो होते हैं, उसमें टाइमिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। अब आप उसको डिवाइड कर सकते हैं कि मुझे 180 मिनट मिला है और 300 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप आराम से डिवाइड कर सकते हैं कि 180 मिनट में 300 में मेरे को 1 मिनट से कम का समय मिल रहा है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपको स्पीड अपनी उसे रखनी पड़ेगी। और जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन ई भी ठीक कर, ऑप्शन ई भी मतलब ओएमआर में ठीक करना है। अगर आपने नहीं ठीक किया तो वो आपको रॉन्ग आंसर माना जाएगा, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ई आपका कंपल्सरी है। तो आपको टाइम उतना बचाना है कि सारे क्वेश्चन तक मैं पहुंच पाऊं, सारे क्वेश्चन मेरे ठीक हो जाए। तो जीपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम, यहाँ मेंस एग्जाम होती नहीं है, सीधा प्रीलिम्स एग्जाम होती है जो कि टफ रहती है। उसके बाद सीधा इंटरव्यू होता है। 50% वेटेज टू इंटरव्यू, 50% वेटेज टू प्रीलिमिनरी एग्जाम। आपको जो प्रीलिमिनरी एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत क्रिटिकल और क्रूशियल रहता है कि टाइम कैसे मैनेज करना है आपको, कि आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाए। जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तुरंत ही उसको छोड़ के आगे बढ़ जाए। उसकी जगह अगर आपने नहीं किया तो आपके लास्ट में 3 से 4 क्वेश्चन इजी वाले छूट जाएंगे। फिर आपको रिग्रेट होगा कि मेरे इतने नंबर से कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाया है, दिक्कत हो गया, मेरा सिलेक्शन हो सकता था। इसमें इतने पॉइंट पॉइंट नंबर में कट ऑफ जाते हैं कि एक एक क्वेश्चन लास्ट में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो आपको एक एक क्वेश्चन को देखना है कि एक भी क्वेश्चन मेरे आता हुआ क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। अगर मुझे नहीं आता तो या तो मैं छोड़ दूं या फिर मैं सेकेंड अटेम्प्ट में उसको देखूं। सेकेंड अटेम्प्ट में क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहा है तो मैं उसको अटेंड करने की कोशिश करूं, वरना उसे मैं लीव कर दूं। तो ये तो सर मेरी जो टॉपिक मैंने आपको बताई, जनरल बताया। टेक्निकल पोर्शन तो मैंने अलग से पढ़ा था, उसके नोट्स हैं। तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि कभी आप मौका देंगे तो मैं उसके बारे में नोट्स कैसे बनाना है और क्या क्या टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है जीपीएससी रिलेवेंट, वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा बाद में, अगर आप मौका देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ये जब आपने ये एग्ज़ाम में निकाला तो कितने कितने लोग लगभग ये एग्ज़ाम देते हैं और कितनी वैकेंसीज़ आती हैं? हाँ, तो सर वैकेंसी तो इस बार ऐसा हुआ कि 100 आई थी, क्योंकि बहुत साल से जो ये डिपार्टमेंट है GWSSB, इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली थी, 100 आई थी। अब उसमें 100 आई थी, लेकिन जो लगभग लगभग एप्लीकेंट होते हैं वो आप मान सकते हैं कि इसमें 2 ब्रांच एलिजिबल होता है बहुत सारे एग्जाम्स में, एक ऑटोमोबाइल, एक मैकेनिकल।
तो 2 ब्रांच मिला के लगभग लगभग गुजरात में 10,000 फॉर्म तो आ ही जाते हैं। 10,000 बच्चे एग्जाम देते हैं, जो कोर मैकेनिकल मिनिमम इतने होते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये रफ आइडिया दे रहा हूँ कि 10,000 बच्चे तो फॉर्म भरते हैं, उसमें सीट कम होती है। इसके पहले जो मेरा हुआ था गुजरात मैरीटाइम बोर्ड में, जीएमबी में, उसमें वैकेंसी थी 18 वैकेंसी थी, जो कि जनरल में जो वैकेंसी थी वो बहुत कम थी। जनरल की वैकेंसी आई गेस 11 थी, तो 11 वैकेंसी उसमें थी। और GWSSB में आउट ऑफ 100 वैकेंसी जनरल की वैकेंसी थी 41। तो आपको अगर आप जनरल में है तो आपको उस हिसाब से भी तैयारी करना है कि टोटल वैकेंसी भी देखे, साथ साथ अपने कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी देखे कि मैं कितने में एलिजिबल हूँ। तो सीट तो आपको, कंपटीशन कट थ्रोट है तो सीट तो आपको कम मिलेगी, फिर भी ज्यादा आ गई है। फिर दूसरी जो एग्जाम आती है उसमें मैकेनिकल की जो सीट होती है वो ठीक ठाक होती है। अगर आपने अच्छी तैयारी की तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बस अपने कॉन्फिडेंस रखना है, और आपकी जो डे टू डे वर्किंग है, डेली मेहनत करना है। अगर आप सोचेंगे कि मैं लास्ट में कर लूंगा, जैसे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में होता है, वैसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई एग्जाम निकालना टफ रहता है। उसमें रैंक लाएंगे आपको तो सबसे मेजर फायदा ये होता है रैंक का, कि आपको जो पोस्टिंग मिलेगी, ये मैं बता रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन, कि आप अगर रैंक अच्छी ला देंगे तो आपकी पोस्टिंग जो है वो आपको पोस्टिंग प्रेफरेंस में आपको प्रिविलेज मिलेगा। आपको जो नियरेस्ट पोस्टिंग जो आप मांगेंगे वहां पर आपका पोस्टिंग मिल जाएगी। नॉर्मली जीपीएससी में नॉर्मल ट्रेंड देखा गया है कि मैकेनिकल की वैकेंसीज रिलेटिवली कम आती हैं। जी सर। तो काफी स्टूडेंट जिनसे हमारी बात होती है तो वैकेंसीज के कम नंबर देख करके बहुत लोगों को घबराहट बहुत ज्यादा होती है कि इतनी कम वैकेंसी है, हमारा कैसे होगा। लेकिन आपकी बात सुन करके जो मुझे लग रहा है कि अगर हमारी तैयारी एक लेवल तक आ जाती है तो वैकेंसी कितनी भी हो हम कर सकते हैं। आपका क्या इस पे कहना है? तो सर मैंने अभी तक जीपीएससी की 2 एग्जाम दी है, एक जीएमबी और डीओ, दोनों मैंने निकाल ली है। एक में वैकेंसी बताया 18 थी, जनरल में 11 थी। तो आपको अपने जो डेली जो आप रूटीन टास्क है, आप मेहनत करते हैं सिलेबस के हिसाब से कि क्या मेरा वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जिस दिन आपका, मेरे हिसाब से जिस दिन आपका स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोई भी एग्जाम निकाल सकता हूँ। जैसे कि मेरा कभी कभी ऐसा लगता था मुझे कि ट्रस्ट मुझे थोड़ा वीक लगता था, फिर मैंने ट्रस्ट जो टॉपिक होता है फॉर्म में, उस पर थोड़ा बहुत काम किया तो मुझे लगा कि ट्रस्ट के क्वेश्चन मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो जैसे ही आपका वीक पॉइंट अगर आपका स्ट्रांग बनते गया तो आपको लगेगा कि नहीं मैं कोई भी एग्जाम निकाल सकता हूँ, क्योंकि सब तो मुझे आता ही है और मैंने अगर उस हिसाब से तैयारी की है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही दूंगा। ऑप्शन भी है मेरे पास, इसमें मेरे ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा लिखना है, कुछ ना कुछ आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें एसएससी और आरआरबी जेई का और जो स्टेट पीएससी होता है, इन चीजों में बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। अगर ये बच्चे मेहनत करेंगे इसमें, डेफिनेटली वो जीपीएससी का एग्जाम निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिलेटेड ही होते हैं। सेम क्वेश्चन तो आपको कोई भी सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं मिलेंगे, लेकिन एसएससी और आरआरबी की तैयारी करने वाले बच्चों को पब्लिक सर्विस कमीशन में फायदा होगा, चाहे वो जीपीएससी का हो चाहे किसी और पीएससी का हो। राइट। क्योंकि ये सारे एग्जाम्स का पैटर्न मोर और लेस सेम होता है, सब में नॉन टेक आता है और टेक आता है। और सब में मोस्टली टाइम का भी, जैसे आपने बताया, एक क्वेश्चन करने के लिए लगभग 1 मिनट से थोड़ा कम मिलता है। तो इन सारे पेपर में यही आसपास ट्रेंड रहता है, किसी में 1 मिनट मिलता है, किसी में मतलब 1 मिनट से थोड़ा कम मिलता है, राइट? तो सर स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस? सर स्टूडेंट के लिए, विशाल जी आपका वीडियो, हाँ, यस। हाँ सो सर। सो सर स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस रहेगा आपका कि कैसे वो जीपीएससी की तैयारी करें? सारे एग्जाम्स की अगर एक साथ तैयारी कर रहे हैं तो कैसे टाइम अपना मैनेज करें, या क्या एडवाइस आप करेंगे? टाइम मैनेज तो मैंने भी जॉब के साथ तैयारी किया है, दोनों एग्जाम, जैसे मैंने पहले बताया है। टाइम मैनेजमेंट तो आपको देखना है कि जैसे आप जॉब से आ जाए, आप कितना समय निकाल पाते हैं। और ड्यूरिंग जॉब भी अगर आपको कुछ समय मिलता है तो आप उसमें एफर्ट कीजिए। सिलेबस को देखिए, एनालाइज कीजिए। कम से कम 2 से 3 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे। 2 से 3 घंटे आप डेली देंगे, तब जाके आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा, आपका ग्रिप आएगा, आपकी वो स्पीड आएगी, एक्यूरेसी आएगी, एफिशिएंसी आएगी। सब आपको चाहिए स्पीड के साथ, क्योंकि आप स्पीड करेंगे तो एफिशिएंसी में काउंटर होगा, एफिशिएंसी करेंगे तो स्पीड में काउंटर होगा। आपको दोनों का बैलेंस अप्रोच लेके चलना है। आपको दिन के, अगर आप स्टूडेंट है, कॉलेज में थर्ड फोर्थ ईयर में है, या फिर आप तैयारी करते हैं बैठ के, तो आपके पास इनफ टाइम है। तो आप 8 से 9 घंटा तैयारी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम आराम से निकल जाएगा। अगर आप
कोई भी जॉब करते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट जिसमें टाइम का कंस्टेंट है, तो भी आपको एनी हाउ कुछ भी करके मिनिमम 2 से मैक्सिमम 4 आवर आप देंगे पर डे इज मोर देन इनफ टू क्वालिफाई एनी एग्जाम। काफी स्टूडेंट जो कॉलेज गोइंग होते हैं वो मतलब बहुत परेशान होते हैं कि सर कॉलेज के साथ कैसे टाइम निकालें, तो उनके लिए भी ये मैसेज है। विशाल जी ने जॉब के साथ निकाला, मेरे ख्याल से जॉब में तो और कम टाइम मिलता है कंपेयर टू कॉलेज गोइंग। सो बेसिकली अगर हमारे पास बहाने हैं बहुत सारे, अगर हम बहाने देने में बहुत अच्छे हैं तो शायद हम कोई एग्जाम नहीं निकाल पाए। राइट सर? जी सर, आपको अपने में कॉन्फिडेंस रख के राइट डायरेक्शन में प्रोसीड करना है, रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। और एक बार एग्जाम निकलने लगता है तो मेरे ख्याल से एक के बाद एक के बाद एक पहला एग्जाम निकलने की देरी होती है, क्योंकि जब हाँ, तक वो आपके सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए। कॉन्फिडेंस, और जब तक एक लेवल की तैयारी नहीं पहुंचती है तब तक मेरे ख्याल से एक भी एग्जाम नहीं निकलता है। जी सर। बस एक फाइनल सवाल विशाल सर, मतलब अगर कोई स्टूडेंट एकदम तैयारी, अभी तक उसने कोई तैयारी नहीं की है, मान लीजिए कॉलेज थर्ड ईयर में है या पास आउट होकर जॉब भी कर रहा है लेकिन आज तक तैयारी नहीं की है, तो मिनिमम कितना समय लगेगा? अगर पर डे 4 घंटा कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए टाइम निकाले तो उसको मिनिमम कितना वक्त लगेगा पहला एग्जाम क्लियर करने? पहला दिन सर, मुझे लगता है कि अगर उसके थोड़े मतलब कॉलेज में उसके बेसिक फाउंडेशन अच्छे हैं, जो कि मतलब टेक्निकल पोर्शन की बात कर रहा हूँ कि वो चीजों को समझ पा रहा है, इमेजिन कर पा रहा है, एनालाइज कर पा रहा है, तो 3 से 4 महीने में इनफ है। तीन और से अगर चार वो थोड़ा वीक स्टूडेंट है, चाहे उसको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है स्टार्टिंग में, तो 6 मंथ चाहिए। 6 मंथ? हाँ, मतलब एवरेज स्टूडेंट 3 से 4 महीने में कर लेगा, और बियॉन्ड एवरेज होगा 2 महीने में कर लेगा। मतलब जो स्टूडेंट ने कॉलेज में पढ़ने में भी उतना ध्यान नहीं लगाया है, मतलब कह सकते हैं जिसका फाउंडेशन भी कुछ नहीं है, अगर एकदम बेसिक से भी स्टार्ट करे तो 6 से 8 महीना पकड़ ले तो उसका कोई ना कोई एग्जाम क्लियर हो जाता है, और एक बार क्लियर हुआ तो वो हमेशा आगे बढ़ता है और रैंक में भी इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे आपकी ऑल इंडिया रैंक, सॉरी, स्टेट रैंक 2 है, तो उसका जो बेनिफिट्स होंगे वो आपको पोस्टिंग वगैरह में काफी मिलेंगे, आपकी चॉइस की पोस्टिंग वगैरह आपको मिल जाएगी। तो गाइस, विशाल सर से मैं एक फाइनल यही रिक्वेस्ट करूंगा कि विशाल सर को हम यहाँ पे ऑफिस में बुला करके काफी, मतलब ये तो इंटरेक्शन आप लोगों के लिए है ही, लेकिन जो भी सर ने बातें बताई सिलेबस की, मैंने बहुत सारी बातें छोटे से वीडियो में बहुत कुछ बताया विशाल सर ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं आपसे सर एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे यहाँ पे आकर के और इस पूरी बात को आप हमारे पैनल के थ्रू पूरी बात को डिटेल में और स्टूडेंट्स को समझाएं। जी सर, जरूर सर। राइट। सो गाइस, दैट विल बी ऑल। विशाल जी को एक बार फिर से फाइनली बहुत बहुत थैंक यू एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम एक्यूमेंट साइड। थैंक यू। बहुत जल्दी विशाल जी के साथ एक और वीडियो हम करेंगे जिसमें बहुत डिटेल में मैकेनिकल के पैटर्न और सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।